मोनार्की इज बैक। अब मोनार्की वापस आ जाएगी। और ये जो सब यूथ परेशान हो रहा है नो जॉब्स, करप्शंस और नेपोटिज्म की वजह से, ये भी सब अब सही हो जाएगा। अब ये जो बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे हैं, मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, जो देश विदेश घूम के पैसा बर्बाद करते हैं देश का, अब ये भी सब नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा राजा वापस आने वाला है, जो कि नेपाल की जनता की कई टाइम से यही ख्वाहिश भी थी। पार्टी के वीडियो, नेपाल के नेताओं की जो पार्टी हो रही है उनके वीडियो, ये सब वायरल हो रहे हैं। तो आम जनता के पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे, और इससे यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ऐशो आराम, हमरो राजा हमरो देश, इस तरह के कई बार नारे तक लगाए गए। कितनी बार गवर्नमेंट पे तो करप्शन जैसे एलिगेशंस तक लगाए गए। फांसी दे, फांसी दे, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। 26 से ज्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को टारगेट किया गया ओली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते जेन जी ने तख्ता ही पलट के रख दिया। मजबूरन ओली गवर्नमेंट और उसके कई मिनिस्टर्स को नेपाल स्टेट छोड़ के जाना पड़ गया, और यहाँ तक कि एक मिनिस्टर ने तो अपनी वाइफ तक खो दी। बेचारी इस प्रोटेस्ट के चलते जल के मर गई। नेपाल से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री झलकनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। बताया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उन्हें जबरन घर में अंदर ढकेला और आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसती हुई नेपाल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव निकाला, जिसमें बोला गया था कि जो भी कोई अगर अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को नेपाल में चलाना चाहता है, उसको ऑफिशियली एक अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा, नेपाल के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, एक ग्रेवियंस ऑफिसर बैठाना पड़ेगा, और यहाँ तक कि सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन, क्राइम और हेट स्पीच कम होगा और कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर्ड होने के लिए पूरा 7 दिन का समय दिया था, लेकिन प्लेटफॉर्म्स ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और जब डेडलाइन खत्म हो गई तो नेपाल गवर्नमेंट ने 26 से ज्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। इसमें लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मौजूद थे। अब जैसे ये बैन्स लगते हैं तो वहाँ की यूथ जनरेशन को ये लगता है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। लेकिन जब तक ये प्रोटेस्ट इतना विशाल रूप ले लेता है, जिसको देख के नेपाल की गवर्नमेंट तक हिल जाती है, मिनिस्टर्स को अपने घर छोड़ने पड़ जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज तक तोड़ दी जाती है, और कई मिनिस्टर को तो नेपाल छोड़ के बाहर तक जाना पड़ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिक्स सपोर्ट था, या ये सब मोनार्की वापस लाने के लिए हुआ था? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमरो राजा हमरो देश, 2021-22 में एक कंसर्न शुरू हुआ, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, हेट स्पीच और साइबर क्राइम के चलते डिबेट चलती है। और इस डिबेट में गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि सोशल मीडिया कंपनीज को नेपाल के लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। फिर 2023 में ऑफिशियली एक रूल आया, जहां मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक डायरेक्टिव फॉर रेगुलेटिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया 2023 बनाया। इसमें क्लियरली लिखा गया था कि जो भी प्लेटफॉर्म नेपाल में सर्विस देना चाहता है, उसको नेपाल में रजिस्टर करना होगा, एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव बैठाना होगा, और कंप्लेंट सिस्टम को सेटअप करना होगा। इसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करके एक प्लान बनाया। फिर 2025 में फाइनल डिसीजन लिया गया, जहां कैबिनेट ने इस डायरेक्टिव को अप्रूव किया। फिर 28 अगस्त से कंपनीज को 7 दिन का डेडलाइन दिया गया अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो 4 सितंबर 2025 को एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया गया। अब जैसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगता है तो लोगों को लगता है कि ये उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन को दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खुद करप्शन करेगी तो उसको एक्सपोज करने के लिए सिर्फ यही कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे
इनके करप्शंस को एक्सपोज किया जा सकता है और इन प्लेटफॉर्म्स पर भी गवर्नमेंट बैन लगा रही है और इसकी वजह से जेन ज़ी अपना घर छोड़ प्रोटेस्ट के लिए रोडों पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये प्रोटेस्ट हामी नेपाली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि एक एनजीओ और इसके प्रेसिडेंट सुदान गुरुंग हैं, जिनका बैकग्राउंड डिजास्टर रिलीफ से। जब 2015 में अर्थक्वेक आया था तो इन्होंने एक रिलीफ वर्क ऑर्गेनाइज किया था और आज को इनको फेस ऑफ जेन ज़ी प्रोटेस्ट और सिंबॉलिक लीडर भी बोला जाता है। एनजीओ के द्वारा सभी लोगों को बहुत ही शांत तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। सभी यूनिवर्सिटीज, यंगस्टर्स, यूथ और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों तक को इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बोला गया था और कोई भी वॉयलेशन ना करने के लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के अगेंस्ट इनकी आवाज बुलंद हो सके। ये जो 26+ बैंड एप्लीकेशन है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट और भी एप्लीकेशंस, इनके अलावा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी थे जिनको ये यूथ जनरेशन आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए यूज कर रहा था, जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, IMO, टेलीग्राम। ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस थे जो बैन नहीं हुए थे या गवर्नमेंट के द्वारा इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो चुका था और इन्हीं एप्लीकेशंस की वजह से पूरा जेन ज़ी आपस में प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट कर पा रहा था। और जो थोड़े टेक्निकली एडवांस यूथ था वो बैंड एप्लीकेशन को भी VPN से कनेक्ट करके एक्टिव करके उन पे स्टोरीज और ग्रुप चैट्स शेयर कर रहा था। कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर और कैफेज में ऑफलाइन मीटिंग के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू प्लान्स बनाए जा रहे थे। कुछ एरियाज में तो फिजिकली पैम्पलेट और पोस्टर्स तक लगाए गए जहां प्रोटेस्ट का टाइम और जगह लिखा होता था। अब इन सब प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने काठमांडू और मेजर सिटीज में हजारों की तादाद में पुलिस और आर्मीज डिप्लॉय की, जहां टीयर गैसेस और वाटर कैनन्स को यूज करके इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि बड़ी गैदरिंग को तोड़ने के लिए लाठी चार्ज तक किया गया, लेकिन प्रोटेस्ट और ही ज्यादा उग्र होता जा रहा था। तब आर्म्ड फोर्सेस को शूट आउट का ऑर्डर दिया गया, जिसमें से 19 से 20 लोगों की जान गई, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था और 500 से ज्यादा लोग इतनी बुरी तरह घायल हुए, जिसकी वजह से और बहुत सारे लोग रोड पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों को रोकने के लिए कर्फ्यूज भी लगाए गए, लेकिन ये प्रोटेस्ट काठमांडू से लेके पोखरा, चितवान, बुतवाल, बिरगुंज, भैरवा, इथारी, दमा, ललितपुर, भक्तापुर जैसे बड़े शहरों से लेके पूरे नेशन में फैल गए, जहां लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की प्रॉपर्टीज और यहाँ तक कि नेपाल संसद तक पे टारगेट किया। पूरे देश को आग में झोंक दिया। चारों तरफ तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, पुलिस वालों को, आर्म्ड फोर्सेस को मारा पीटा जा रहा था, यहाँ तक कि चारों तरफ आग लगाई जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, उनके प्राइवेट रेजिडेंस को जला दिया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जालानाथ, उनका घर भी जला दिया गया और मीडिया के अकॉर्डिंग उनकी वाइफ राज्य लक्ष्मी चित्राकर की डेथ तक हो गई। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल, फॉर्मर PM शेर बहादुर और डॉक्टर आरजू राणा देवबा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सीनियर लीडर प्रकाश मान सिंह, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, होम मिनिस्टर रामेश ले और भी अदर पार्टीज के हेडक्वार्टर्स और लीडर्स की प्रॉपर्टी और व्हीकल्स को अटैक कर जला दिया गया। इन सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घरों पे या तो तोड़फोड़ की गई या तो जला दिया गया। प्रोटेस्ट का इतना भयानक रूप देखकर और हामी नेपाली के फाउंडर ने जब ये डिमांड रखी कि हमारे इतने भाइयों और बहनों को मारने के बावजूद अब ये गवर्नमेंट सरवाइव नहीं करेगी, इसको तो रिजाइन देना ही पड़ेगा, तब जाके इस गवर्नमेंट के PM और अदर मिनिस्टर्स ने एक एक करके रिजाइन देना स्टार्ट। मिनिस्टर रमेश लेखक, प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, हेल्थ मिनिस्टर प्रदीप पौधन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 MP तक ने रिजाइन किया और PM ओली तो अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर नेपाल छोड़ के ही चले गए। अब ये सब केवल इसलिए हो रहा था क्योंकि 2008 से जब से नेपाल में डेमोक्रेसी आई, जब से लेके अब तक पिछले 17 सालों में 13 से 14 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। खड्गा प्रसाद शर्मा ओली, KP ओली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल पार्टी के लीडर हैं, पुष्पा कमल दहाल उर्फ प्रचंड जो CPN मॉइस सेंटर पार्टी के लीडर हैं, शेर बहादुर देवबा
जो नेपाली कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। लोगों का कहना है केवल यही 3 मेजर लोग हैं जो बदल बदल के पीएम बनते हैं और कंट्री में करप्शन करते हैं और इनके बच्चे देश विदेश में मौज करते हैं। इन लोगों ने कभी यूथ को एम्प्लॉयड ही नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा रेशियो है कि लोगों को नेपाल छोड़कर अदर गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। यूथ इस कदर अनएम्प्लॉयड है कि 2020 से लेके 2025 तक 20 से 25% का अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो शो होता है। मतलब हर 5 लोगों में से 2 बंदे अनएम्प्लॉयड। एक रिपोर्ट से तो ये तक पता चला है कि यूथ को अपनी फैमिली, बच्चे, घर बार छोड़ के जॉब की वजह से गल्फ कंट्रियों में काम करने जाना पड़ रहा है और वहाँ उनकी सैलरी कुछ इस तरह है। और यहाँ तक कि रशिया और यूक्रेन वॉर में एज अ रशियन सोल्जर काम करने की नौबत तक आ चुकी है। केवल 4 से 5 महीनों की ट्रेनिंग में इनको फ्रंट फुट पे लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। अभी हम लोग रशिया के आर्मी में है। हम लोग हमारा मुल्क नेपाल से आए थे, लेकिन अभी यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारे साथ एजेंट ने हमें झूठ बोल के इधर भेजा है। हमें रशिया आर्मी में जाके हेल्पर में काम करना चाहिए ऐसा बोल के हमें भेजा था, लेकिन इधर आके हमें फाइट में जाना पड़ रहा है। फाइट में जा रहे हैं, वार में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे साथ 3 इंडिया के भाई लोग थे, उन लोगों को इंडिया ने वापस कर दिया, लेकिन हमारा नेपाल एम्बेसी हमारे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है नेपाल से। इसलिए हम अपना वो पड़ोसी देश इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि इन मिनिस्टर्स के बच्चे कैसे इतनी एक्सपेंसिव और रिच लाइफ में जी रहे हैं। वो लोग कैसे देश विदेश घूमने जा रहे हैं, उनके पास कैसे महंगी महंगी कार्स हैं, क्लोथ और अदर एसेसरीज हैं। ये सब इस देश का पैसा है जो कि सही मायने में नेपाल की अच्छी ग्रोथ में लगना चाहिए या देश की अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी चाहिए थी। इन मिनिस्टर के बच्चों की वायरल वीडियोस को देखकर नेपाल का यूथ #नेपोटिज्म, #नेपोकिड्स और #नेपो बेबीज जैसे हैशटैग यूज करके नेपाल की गवर्नमेंट और उनके बच्चों को ट्रोल करना स्टार्ट कर देता है कि कैसे देश का पैसा इन बच्चों की मौज मस्ती में यूज हो रहा है। नेपाल का यूथ बेरोजगार है और इन बच्चों के हाथों गुची का पर्स, महंगी वॉच, एक्सपेंसिव कार जैसी चीजें, पब क्लब्स में पार्टीज, एक्सपेंसिव क्लोथ, हाई प्रोफाइल घर, इंटरनेशनल ट्रिप्स जैसे लेविश लाइफ कैसे जी पा रहे। और यहाँ तक कि पीएम और मिनिस्टर के करप्शन को लेके भी लोगों के बीच में बहुत गुस्सा, जिसके चलते जेनजी अपनी आवाज़ इंटरनेशनल एक्सपेंड कर रही, जो इस गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। और एक्चुअली इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा। शेर बहादुर देओबा, इन पे तो मलामची ड्रिंक वाटर प्रोजेक्ट कैम के एलिगेशंस थे। देओबा और उनके सरकार पर ये आरोप थे कि उन्होंने मलामची पानी प्रोजेक्ट में करप्शन किया है। वाटर सप्लाई और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, शेर बहादुर देओबा और प्रकाश मान सिंह को अक्यूज किया गया था कि उन्होंने काठमांडू में वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी मेंबर को दिया और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट फंड को यूज तक किया। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड मिसयूज, दाशन फंड डिस्ट्रीब्यूशन, उन पे चार्जेस लगे थे कि उन्होंने पीएम रिलीफ फंड के पैसे अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए पॉलिटिक कनेक्टेड लोगों के। केपी शर्मा ओली पे तो बालू वाटर लैंड स्कैम और ललिता निवास केस के एलिगेशंस तक लगे। ललिता निवास एरिया इलीगली ट्रांसफर हुआ प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम पर। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन अरेस्ट तक हुए और ओली पे भी एक्विजिशंस हैं कि उन्होंने इस केस में कुछ पावर यूज की जिसकी वजह से करप्शन प्रोटेक्ट हो। ओमनी प्रोक्योरमेंट स्कैंडल, कोविड-19 मेडिकल सप्लाई, ओमनी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मेडिकल सप्लाईज का ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड, जिसमें ओवर प्राइस्ड और सब स्टैंडर्ड सप्लाईज का एलिगेशन। प्रचंड पर उनके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। अक्टूबर 2023 में एक शिकायत CIAA कमीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी में दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर और उनके कुछ पार्टी सदस्यों पर मायोस फाइटर के लिए रखे गए फंड्स में घोटाला करने का आरोप लगा था। ये शिकायत युवराज पौडर उर्फ सफल ने की थी, जो एक सक्रिय समाज
कार्य करता है। अब इसी प्रोटेस्ट में एक टर्निंग पॉइंट भी आता है जहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और किंग ज्ञानेंद्र के रिटर्न की डिमांड करने लगते हैं। दरअसल 2025 में काठमांडू में एक रैली निकाली गई जिसमें हमरो राजा हमें प्राणों से प्यारा और हमरो राजा हमरो देश जैसे नारे तक लगाए गए। लेकिन लोगों को क्या लगता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वापस लाना एकमात्र सहारा रह गया? क्या राजा के वापस आने से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो डाउन हो जाएगा? आपको क्या लगता है, राजा के राज शासन में कोई करप्शन नहीं हो? क्या ये जो लोग हैं राजा के लाइफस्टाइल और उनके बच्चों के लाइफस्टाइल को देख के गुस्सा नहीं करें? क्या गारंटी है कि राजा उन लोगों को वापस ले आएगा जो अपनी फैमिली के ब्राइट फ्यूचर के लिए बाहर विदेशों में काम करने गए हो? ये जो नेपाल की पब्लिक है जो राजा वापस लाने की डिमांड कर रहे, एक बार इसी पब्लिक ने अपने राजा पर ये एलिगेशंस लगाए कि उसने राजगद्दी पाने के लिए अपनी पूरी फैमिली को मरवा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि नेपाल की शाही फैमिली 10 जून 2021 में एक ट्रेजिक मैसेकर हुआ। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने एक फैमिली डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें अचानक से ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग हुई और इसमें किंग, क्वीन ऐश्वर्या और 9 रॉयल फैमिली मेंबर्स की डेथ हो। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये मैसेकर क्राउन्स दीपेंद्र ने की थी और फिर खुद को मार, क्योंकि दीपेंद्र एक लड़की से शादी करना चाहते थे और क्वीन ऐश्वर्या और किंग वीरेंद्र इस शादी के सख्त खिलाफ थे। अब ये डिस्प्यूट दीपेंद्र और उनकी फैमिली के बीच इतना बढ़ गया जिसकी वजह से उन्होंने ये मैसेकर करा। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि किंग ज्ञानेंद्र ने ही कॉन्स्पिरेसी की होगी ताकि उनको ये राजगद्दी मिल जाए, जो कि दीपेंद्र के रहते ये पॉसिबल ही नहीं था कि ज्ञानेंद्र किंग बन जाए। और कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि दीपेंद्र और ज्ञानेंद्र के बीच कुछ पॉलिटिकल और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। लेकिन CIAA ने किसी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने ज्ञानेंद्र को किसी भी क्राइम में दोषी नहीं पाया गया, जिसके वजह से दीपेंद्र को ही रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर कर दिया गया उस मैसेकर के। अब इस सस्पिशियस की वजह से ज्ञानेंद्र के राज के दौरान पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन और 2006 के जन आंदोलन के बढ़ते कदमों को देख के उन्हें अपनी पावर छोड़नी पड़ी। किंग वीरेंद्र और ज्ञानेंद्र पे भी चार्जेस लगे कि पैलेस का खर्चा देश के बजट से होता है। फॉरेन एड और स्टेट फंड्स को रॉयल फैमिली की लग्जरी लाइफ मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता था। किंग ज्ञानेंद्र जो 2001 मैसेकर के बाद किंग बने, उनके पास अपना खुद का बिजनेस एम्पायर था जो कि एक किंग के लिए कंट्रोवर्शियल था। उनके पास सॉल्टी होटल, टी एस्टेट्स, टोबैको कंपनीज, एयरलाइन इंटरेस्ट और टेलीकॉम शेयर्स थे। उन पे चार्ज था कि स्टेट पॉलिसीज और लाइसेंस उनके प्राइवेट बिजनेस के फेवर में बनती। सॉल्टे होटल को स्टेट बैक सपोर्ट मिलता था, जबकि दूसरे प्राइवेट होटल को स्ट्रगल करना पड़ता था। किंग ज्ञानेंद्र पे भी वेल्थ मिसयूज और वॉयलेंट लाइफस्टाइल के चार्जेस लगे। अब चाहे कुछ भी हो, किंग ज्ञानेंद्र अपने टाइम पे सही थे या गलत, लेकिन इतना तो क्लियर हो चुका है कि जेन ज़ी यूथ जनरेशन किसी भी सरकार को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और अब नेपाल की जनता की डिमांड सिर्फ 3 ऑप्शंस में बढ़ चुकी है। कुछ लोगों की डिमांड है वीरेंद्र शाह एज अ न्यू PM, और कुछ लोगों की सुशीला कार्की, और कुछ लोगों की किंग ज्ञानेंद्र की वापसी। ओली के इस्तीफा देते ही राष्ट्रपति पौधल ने संसद भंग कर दी और जेन ज़ी की डिमांड पर सुशीला कार्की को अंतर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जेन ज़ी उससे भी खुश नहीं है और अब राष्ट्रपति पौधल के मुताबिक अगले 6 महीने में PM के इलेक्शन होंगे और सुशीला कार्की उसको कुर्सी सौंप दे। आपको क्या लगता है कि नेपाल में किंग ज्ञानेंद्र की मोनार्की की वापसी होगी या कोई न्यू गवर्नमेंट रूल करेगी?